अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप सबको पता होगा कि हमने एक सीरीज़ आपके लिए लॉन्च की है, जिसमें हमने ये तय किया था कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने जितने हमने लेक्चर्स लाए हैं उनको नहीं देखा होगा, तो आप प्लीज़ प्ले स्टोर में जाके उन सब क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ आए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पढ़ना चाहते हैं ह्यूमैनिटी हब विद तौसीफ सर के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और आने वाले टाइम पीरियड में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तो करते हैं आज के क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी डेमोक्रेटिक। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये डेमोक्रेटिक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ या ये सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो भी इंडियन सिटीजन है उसको ये पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसे कौन सी चीजें इस कॉन्स्टिट्यूशन में की हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डेमोक्रेटिक बना है। अगर आप सिर्फ रटना नहीं चाहते हैं बल्कि कंसेप्ट्स को इजीली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले करेंगे पहले पॉइंट की बात, जो कि इसका आंसर होगा। तो पहला पॉइंट जो इसमें हमें पढ़ना है आंसर में वो ये है, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ensure that constitution would be democratic in several important ways। तो पहला जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला है, पहला पॉइंट जो बोला है ये बोला है कि ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी उस असेंबली में मेंबर्स थे उनका मेन गोल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें हुकूमत जो बने वो लोगों की बने, या इंडिया एक ऐसी कंट्री बने जिसमें लोग हुकूमत को चुने। ठीक है ना, दैट मीन्स जिसमें कोई डिक्टेटरशिप ना हो, जिसमें कोई ऐसा रूल ना हो जो बाय फोर्स लोगों पे थोपा जाए। तो वहां पे इन्होंने ये किया। एग्जाम्पल भी हम अगर देंगे, जैसे स्कूल में एक मॉनिटर या सीआर को वोटिंग करके चुना जाता है, वैसा ही यहाँ पे अब रूलर चुना जाएगा। तो ये इसका पहला पॉइंट आपको समझना। अब देखेंगे कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से ये असल में हम इंश्योर हो गया वहां पे कि इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पहला तरीका जिसकी वजह से, या पहला पैटर्न जिसकी वजह से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दिस वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला क्या है, द फर्स्ट असेंबली इटसेल्फ was elected indirectly through the elections which gave it a representative character। तो जैसे हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे हमने पहले ही देखा था, पहले इसके 399 मेंबर्स थे, फिर बाद में इसके पहले इसके 389 मेंबर्स थे, नहीं 399 मेंबर्स थे, बाद में इसके टू, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, पहले इसमें 399 मेंबर थे, फिर 289 मेंबर बाद में इसमें रह गए। ठीक है ना, ये क्यों रह गए ऐसे, इसको मैंने एक बार देखा भी, इसको एक बार आप चेक कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया ये नंबरिंग में, फैक्ट्स में। तो असल में जो हिंदुस्तान के साथ पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर रहे हैं, उन्होंने पहला काम क्या किया, वो जो मेंबर आए थे ना वो खुद इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। जैसे इसके जो मेंबर्स इनडायरेक्ट पब्लिक ने इलेक्ट किए थे, उन्हें पहले से इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्ट किया था, और जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोला जाता है, तो उसके थ्रू उनको चुना गया था। दैट मीन्स जो मेंबर आए थे ना वो वहां पे बेटा चुन के आए थे। क्या आए थे? चुन के आए थे। तो अगर मेंबर वहां पे चुन के आए तो हमें समझना ये है कि ये सारे के सारे ये अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने जा रहे थे ना, उनके दिमाग में भी ये था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे लोग ही चुने
किनको? लीडर्स को। तो इसकी वजह से हम पहली क्लेम ये कर सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने जा रहे थे। सेकंड पॉइंट, द डिबेट्स इन द असेंबली वर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। डिबेट्स क्या थे? ये ओपन एंड ट्रांसपेरेंट थे। डिफरेंट ओपिनियंस वर डिस्कस्ड फ्रीली, मतलब असेंबली के अंदर में हर इशू पर ओपनली डिस्कशन होती थी। किसी भी रूल को बिना डिबेट किए हुए पास उन्होंने वहां पे नहीं किया। इससे भी पता चला है कि वहां पे जो विद इन द असेंबली क्या हुआ था, वहां पे लोगों की राय के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। सो इसका जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक था। इससे भी पता चला। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट ये है कि leaders from the different political parties and the ideologies participated in and shared their views। मतलब असेंबली में सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लीडर्स थे और उन्होंने अपनी अपनी राय और ओपिनियन दी। इसका मतलब ये है यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं माना गया। पर्टिकुलर ग्रुप का अगर ये यहाँ पे मानते तो सीधे तौर पे ये पता चलता कि ये बेटा डेमोक्रेटिक नेचर इसका नहीं था। डेमोक्रेटिक क्या है? जहां पे यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व एवरीवन। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव असेंबली थी ये, जहां पे हर एक की राय को क्या किया गया था? हर एक की राय को एक तरीके से हम प्रायोरिटी दी गई थी और मान लिया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाउ वुड यू से दैट इट वाज द डेमोक्रेटिक इन नेचर। पहला कि यहाँ पे क्या पॉइंट है? द असेंबली respected the minority opinions but always aimed at the larger national interests। असेंबली क्या करती थी? अगर हम ऐसे समझेंगे कि अगर कुछ ही मेंबर्स डिसएग्री किसी भी पॉइंट पे या किसी भी बात पे करते थे, तब भी उनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनको इग्नोर नहीं किया जाता था। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि कितना ये सीरियस थे इस चीज को लेके कि माइनॉरिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्शन जानी चाहिए। और यहाँ पे एक और पॉइंट समझना है, लेकिन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जो थे ना, उनको यहाँ पे इन्होंने इग्नोर नहीं किया था, बट दे नेवर इग्नोर्ड also the opinions of the minorities as well। As we all know, India is a country of diversity, where we have the lot of number of people, and they are belonging to different sections, of the people, or we can say they are belonging to different communities, different religions, different regions, or we can say different social groups। तो यहाँ पे असेंबली ने क्या किया है? They included all representative from all major communities, and we can say कि ये assembly थी ना, it was the inclusive government, or we can say it was the inclusive assembly in which they involved and included every major community of the India। तो हर एक ने अपनी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखी। एक और पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, to protect the individual's freedoms and prevent misuse of power। So लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स रखे गए जो आपको पता होने चाहिए, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंडर में आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको क्या किया है? इनको एक बेसिक राइट दिए हैं जो गवर्नमेंट भी आसानी से नहीं छीन सकती। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आज आपको पता है काकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से कोशिश की थी कि इस प्रोटेस्ट को वो वहां पे हटाए, लेकिन लोगों का ये फंडामेंटल राइट है जो उनको मिला है, और गवर्नमेंट इसमें अपने इस फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाई और उनको वहां से वो नहीं हटा पाई। तो ये क्यों हो रहा है? ये बस इसलिए है, वरना आपको पता है बीजेपी के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो ये चीजें कर सकते थे, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट वर इंक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और वो वहां पे उनको नहीं हटा रहे हैं। और इस चीज से भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ डेमोक्रेटिक इन नेचर। एक और पॉइंट की ओर मूव करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक बेसिक फीचर था। नाम क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या मतलब है? लॉ की नजर में सब बराबर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या आम आदमी। अगर लॉ ब्रेक करेगा तो उस पर लॉ इक्वली अप्लाई होना चाहिए। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उसको भी
इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उसके ओर से कहीं पे भी कुछ हुआ है तो उसको भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा और उसको आज रिजाइन के लिए पुश किया जाएगा। दैट मीन्स लॉ इज फॉर एवरीवन, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। इससे भी पता चलता है डेमोक्रेटिक नेचर। Another point that is universal adult franchise जो बहुत ही important है was adopted ensuring that every adult citizen irrespective of caste, religion, gender, wealth has right to vote। और ये पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ, जो भी अडल्ट सिटीजन था उस टाइम अडल्ट कंसिडर किया जाता था 21+, तो फिर आज इसको आज किया गया है 18+। जो भी 21+ था, वेदर इट्स मेल और फीमेल, जो बहुत सारे कंट्रीज में नहीं हुआ था। हर एक कंट्री में पहले ही फीमेल को राइट टू वोट नहीं मिला था, लेकिन इंडिया के केस में डिफरेंट है, यहाँ पे हर एक इंसान को ये वोट मिला था। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया, जैसे हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, हमारे पास कंट्रोलर एंड द ऑडिटोरियल जनरल है। इनको क्रिएट किया गया ताकि वो क्या करे, चेक करे, मिसयूज ऑफ पावर ना हो। जैसे अगर गवर्नमेंट कभी भी कुछ फोर्स करेगी स्टूडेंट को, तो उस टाइम पीरियड पे क्या करेगा, स्टूडेंट सीधे तौर पे जुडिशरी जाके अपने बात को रख सकता है अंडर द आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक फेडरल स्ट्रक्चर को भी तैयार किया गया था, जिसमें ये इंश्योर किया गया कि पावर जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में है वो शेयर होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ताकि स्टेट में जो रहने वाली डाइवर्सिटी है वो भी एक खुदमुख्तारी को क्या करे, उस चीज को वो खुदमुख्तारी ले और वो अपने वहां पे स्टेट को अपने अकॉर्डिंग चलाए। दस हम ये क्लेम कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या असेंबली जो थी, इन्होंने क्या किया, लेड द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फाउंड किया वहां पे, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट्स, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने ये सब चीजें वहां पे लाई। सो जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है इसके बारे में, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ based on respect for rights, dignity and the voice of the people। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।